हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? चलिए आज हम लोग इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस क्लास 10 सीबीएसई की जो हम कंटिन्यूअस थी उसमें हमने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में जाने। आज हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में जानेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन है क्या, क्यों आवश्यक है, उस पर हम समझते हैं। हम लोग के शरीर के अंदर हो सकता है हम लोग उसे देख पाए या नहीं देख पाए, यानी जिसे मेटाबॉलिक कहते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस जैसे हार्ट का ब्रीथिंग हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो, रिस्पायरेशन हो, जो भी वर्क हो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है। या फिर जो हम एक्सटर्नल जनरल फंक्शन, जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, टहलना, बच्चे हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग वगैरह, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी बहुत सारे कार्य होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी ये सब फंक्शंस हैं, कार्य हैं, वो कार्य के लिए आवश्यक क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी आखिर कहाँ से मिलता है? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी हम लोग फूड के द्वारा प्राप्त करते हैं। और फूड का कौन सा मटेरियल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है? बताइए। बिल्कुल सही, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग को बॉडी को बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमारे बॉडी उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, एनर्जी कैसे लेता है, क्या क्या उसके लिए ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो रिस्पायरेशन चूँकि हर जीव के लिए आवश्यक है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। रिस्पायरेशन सभी को चाहिए, इस एनर्जी सभी को चाहिए, क्योंकि जीव है तो उसको काम करना ही पड़ेगा, काम के लिए एनर्जी आवश्यक है। कभी कभी देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या नहीं भी जान रहे हैं तो समझ लीजिए, कहता है कि प्लांट जो है रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है। रिस्पायरेशन पर ध्यान रखिएगा। रिस्पायरेशन जब भी होगा ऑक्सीजन ही लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ा जाएगा। प्लांट्स के केस में ही होता है, चूँकि हम लोग फोटोसिंथेसिस का रेट रिस्पायरेशन के रेट से अधिक होता है। इसीलिए कहते हैं कि फोटो दिन में जो है ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और रात में कहते हैं कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। स्वाभाविक है, क्योंकि रात्रि में वो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट करेगा? और यही कारण है, कहा जाता है कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। लोग को भयंक्रांत किया जाता है, डराया जाता है, लगता है कुछ आँख में पड़ गया क्या, कि नहीं जाना चाहिए। तब रीज़न यही है कि पेड़ के नीचे रहिएगा तो ऑक्सीजन उससे भी चाहिए, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए। हो सकता है आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो आप दम घुटन, सफोकेशन का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए मना किया जाता है रात्रि में पेड़ के नीचे रहने से। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपना रिस्पायरेशन। देखिए, जो रिस्पायरेशन वर्ड है, जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, इस रिस्पायरेशन को दो लेवल में बांट दिया गया। एक को कहा गया ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल तो नाम ही है, मतलब कि ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा है सेलुलर लेवल, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल। तो जो सेलुलर लेवल होता है वो कहाँ होगा? स्वाभाविक है, बताइए। एट माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी के अंतर्गत होगा, उसी के अंदर होगा। ऑर्गन लेवल कहाँ होगा? अब हम ह्यूमन के केस में यहाँ पे आते हैं। ऑर्गन लेवल क्या होगा? स्वाभाविक है, उस ऑर्गन लेवल को क्या कहेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक्चुअली क्या हो जाएगा?
वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाएगा। वो जो हम लोगों को केस में नोज नजल कैविटी से स्टार्ट होते हुए विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक कंप्लीट होगा। हम देखेंगे अगला स्लाइड में उसके बारे में। तो एक्चुअली जो रेस्पायरेशन ऑर्गन लेवल है उसमें होता है आपका ब्रीथिंग, मतलब सांस का लेना, सांस का छोड़ना। तो सांस लेने में हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व है नजल कैविटी ट्रकिया लंग्स तक, या फिर छोड़ने में भी। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, मतलब सांस जब लेते हैं अंदर तो इनहेलेशन, और जब छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन, तो इन क्या हो जाएगा, इनको हम क्या कहेंगे, जब इन करेंगे तो करते इनहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और जब आउट करेंगे तो क्या कहेंगे, एक्सहेल कर रहे हैं। इसी को पूरा लिखेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो इस ब्रीथिंग में आपका ऑर्गन क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आपका नोज से स्टार्ट हो रहा है। नोज जो आगे जाकर के नजल कैविटी के नाम से जानते हैं, नजल कैविटी। नजल कैविटी से होते हुए कहाँ चला गया आपका, विंड पाइप में। इस विंड पाइप का नाम क्या है, ट्रैकिया। और इस विंड पाइप से होते हुए कहाँ आपका चला जाएगा, लंग्स में, फेफड़ा में। यहाँ पे लंग्स के पास ब्लड का कार्य शुरू हो जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। अब ये जो ब्लड कैरी करके कहाँ लेके चला जाएगा उसको, सेल लेवल में, यानी कि सेल में। यानी ब्लड हम लोग सांस लिए नाक से, नासिका होते हुए, जिसको नजल कैविटी होते हुए, आपका फेरिंक्स होते हुए, विंड पाइप होते हुए, जो है ना, आप जब इसे यहाँ टच करो तो बोलोगे तो भनभनाहट होगी। तो ये ट्रैकिया कार्टिलेजिनस होता है, रिंग लाइक, वो विंड पाइप होते हुए आपका दोनों साइड में, चेस्ट के दोनों साइड में हमारा क्या है, लंग्स है। तो वो लंग्स तक चला जाता है, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। और वहाँ जाकर के लंग्स जो है ब्लड के संपर्क में आता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये ब्लड से चला जाता है, ब्लड उसको कैरी करके कहाँ ले जाता है, सेल पे, टिश्यूज के अंदर। तो अब ये जानते हैं सेलुलर लेवल में सेल में क्या होती है घटना। जो सेलुलर लेवल्स हैं, तो सेल में उनकी वर्क के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया आपका एरोबिक, और दूसरा को कहा गया इनएरोबिक। जो एरोबिक का मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एनएरोबिक मतलब क्या हो जाएगा, इन अब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर नहीं होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो एरोबिक, इन द अब्सेंस ऑफ एयर इनएरोबिक। एक और होता है कंडीशन, कभी कभी आप देखे होंगे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल या फिर देख के दौरान, कि अचानक किसी प्लेयर को जब वो बॉलिंग करना चाह रहा हो या बैट बल्ला को भागना की कोशिश कर रहा हो, अचानक उसके मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है, कहता है मसल क्रैम्प हो गया। एक्चुअली क्या होता है, वो फोर्स पूरा लगाता है, पूरा एनर्जी कंज्यूम कर करके, ताकि मैं इसको छक्का मार दूं या फिर बोल्ड कर दूं। किसी कारणवश वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जितना ग्लूकोज कन्वर्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कमी के कारण लैक ऑफ एयर। तो तीसरा जो है हम देखें, थर्ड कंडीशन जो है लैक ऑफ
ऑक्सीजन कमी के कारण। तो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है? मसल्स में। तो ये क्या हो जाएगा? इन मसल्स, मांसपेशियां में। एरोबिक कहाँ होगा? क्योंकि सेलुलर की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा सेल के। जो एनएरोबिक होता है एक्चुअली ईस्ट के कंडीशन में होता है, ईस्ट में होता है, इसलिए जो एनएरोबिक कहते हैं। कहाँ गया रेड वाला? जो एरोबिक को सीधा सीधा हम लोग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। क्या भाई? रिस्पायरेशन हो रहा है। जो एनएरोबिक है, तो एनएरोबिक को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन। क्या भाई? फर्मेंटेशन हो गया। और दूसरा लैक तो है सो है ही। क्लियर? तो ये रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिस्पायरेशन। अब हम देखते हैं अगला स्लाइड में, जिसमें हम लोग देखेंगे एरोबिक, इनएरोबिक और लैक ऑफ रिस्पायरेशन। और इससे पहले हम लोग ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे। क्योंकि ऑर्गन लेवल की बात है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जरूरी है, इसलिए हम पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन देखेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का डेफिनीशन लिख लेंगे। क्या है? तो आपको बताया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कि सिस्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो सिंपली लिखेंगे, आप अपनी अकॉर्डिंगली एग्जाम में लिख सकते हैं। ग्रुप्स है तो इस नहीं लगेगा, ग्रुप में ऑलरेडी प्लूरल वचन है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन respiration. Groups of organ involved in respiration called respiratory system. Respiratory system which includes क्या क्या इंक्लूड करता है? आप बता सकते हैं। पिछले भी स्लाइड में हमने देखा था। सबसे पहले क्या जाएगा? हमारा नोज, उसके बाद नजल कैविटी, जिसको नॉस्ट्रिल भी के नाम से जानते हैं, या नजल कैविटी। नजल कैविटी के बाद हमारा कहाँ चला जाता है? एक स्ट्रक्चर है जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद विंड पाइप, जिसे हमने ट्रैकिया के नाम से जाने थे, दिखते हैं स्ट्रक्चर, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद आगे जाकर करके ये ट्रैकिया ब्रांच हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई होती है, जब लंग्स के अंदर पहुंच जाता है तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जो कि कहाँ खुलता है? तो लंग्स में। तो अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है खुलता किस में है? एयर सैक, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई या फिर एयर सैक। उसके अलावा आपका कहाँ चला जाएगा? भाग कौन लेता है? ब्लड एल्सो, ब्लड एंड सेल
also। ये सब के सब मिल करके रिस्पायरेशन को कंप्लीट करता है, इसलिए सबको हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिगर देख लीजिए, बहुत सिंपल फिगर है, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए आपका ये नजल कैविटी है जो आकर करके यहाँ पे माउथ कैविटी के पास, ये आपका माउथ वाला पार्ट है। चलो ये आगे छोड़ देते हैं। ये आपका क्या है, नजल कैविटी, एल्सो नोज। अब क्या है कि यहाँ से स्ट्रक्चर नीचे की ओर गया, तो ये एक्चुअली कार्टिलेजिनस, आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर टच करोगे तो इस तरह से आपको साफ साफ पता चलेगा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेरे के ऊपर है। देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं वीडियो। ताकि स्ट्रक्चर पूरा है इसलिए कैमरा को थोड़ा नीचे कर लिए। अब ये जो आगे जा कर करके इस तरह पूरा कार्टिलेजिनस होता है, ये ब्रांच हो जाता है। आगे जा कर के क्या होगा, ये ब्रांच हो जाता है। ब्रांच हो कर करके ये ईयर स्ट्रक्चर है, इसके अंतर्गत ये, इसके अंतर्गत के अंतर ये क्या करता है, ओपन कर जाता। अब जैसे ही ये इस स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, जिसको हम लंग्स कहते हैं, ये क्या है आपका लंग्स है, ये खुद ब्रांचिंग हो जाता है। ध्यान दीजिए, आगे जा कर करके ये खुद ब्रांचिंग हो जाता है और फाइनली इस तरह का एयर सैक है, उस एयर सैक में ओपन हो जाता है। मैं कुछ ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं। ये जो है कांटेक्ट में आ जाता है उसके, चलिए नाम देख लेते हैं। ये आपका ट्रैकिया है, जिसे हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। जब ये ब्रांचिंग हो रहा, ये आपका नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है। फेरिंक्स, जब ये ब्रांचिंग हो रहा है, तो जब ब्रांच हो रहा है तो आपका इसका क्या नाम हो गया, सॉरी, ये आप इसको रेड से लिख देना है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना इस तरह का, यही है एयर सैक। जिसको हम एल्वियो लाइक के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ब्रोंकाई। जब ये ब्रांचिंग हो गया, ध्यान दीजिए, आगे जाकर जब ब्रांचिंग हो गया और महीन महीन, तो इसका क्या नाम हो गया है, लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। यही हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हमारा नजल है, इस नजल कैविटी से होते हुए फेरिंक्स, लैरिंक्स होते हुए, ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकियल से ब्रोंक्यूल्स से जाकर कहाँ चल जाता है, ईयर सैक।
के पास, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, और इस एल्वियोलाई के पास इसके पास ब्लड कैपिलरी अटैच रहता है। मान लीजिए इसको शो कर रहे हैं, ये है हमारा ब्लड कैपिलरी, बहुत महीन महीन, और जो आगे जा करके ब्लड वेसल से आप कह सकते हो। तो लंग्स के पास एयर सैक होता है, एल्वियोलाई होता है, जिससे अटैचमेंट किसकी होती है? ब्लड कैपिलरी का। ये ब्लड जो है हम लोग जब इनहेलेशन करते हैं तो जो एयर गया और एल्वियोलाई तक, वहाँ से ऑक्सीजन को इंटेक करता है और ब्लड से होते हुए कहाँ ले जाता है? सेल पे। और सेल में रिस्पायरेशन की बाकी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पुनः ब्लड जो है उसको CO2 के फॉर्म में, उधर से मैं उस जिसको रेड से शो कर रहा हूँ, इसका एरो मार्क्स आपको मैं बता रहा हूँ, एरो से समझ लीजिए। टुवार्ड सेल या रिस्पायरेशन साइड कह सकते हैं, है ना। और जो रीड जा रहा है तो लिखेंगे फ्रॉम सेल, मतलब रिस्पायरेशन से होते हुए, यानी इसमें क्या आ जाएगा? CO2, और इधर से जा क्या चीज़ रहा है बताइए? इसमें क्या जा रहा है? O2। तो कहने का मतलब कि ऑक्सीजन गैस ब्लड लंग्स के पास जो उपस्थित होता है, एयर सैक या एल्वियोलाई जिसे कहते हैं, उससे ब्लड उस कैपिलरी उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। बताएंगे इसके हम आगे, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। इस ब्लड के अंतर्गत क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो उस हीमोग्लोबिन में चूंकि ऑक्सीजन होता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाया जाता है सेल को और डीऑक्सीजनेटेड उधर से आता है। इस पे फिर हम चर्चा करेंगे। तो ये था आपका फिजियोलॉजी रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब हम अगला स्लाइड में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड क्या है हम देखेंगे। चाहे यहाँ चल, इधर शायद कैमरा को सही कीजिए, इसमें फोकस करें। देखिए लिख ही देते हैं इसी स्लाइड में, आगे हम डायरेक्ट फिर उसका प्रोसेस देखेंगे। देखिए हमने लिखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ए शब्द का इस्तेमाल किया। एक रिस्पायरेशन के दौरान कहाँ होता है? लंग्स से जब जाता है सेल को। तो एक्चुअली जो ब्लड में, आपको पता है, हमने पिछले क्लास 9 में आप देखे होंगे कि ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। वो होमोग्लोबिन ही अटैचमेंट करता है उस ऑक्सीजन के साथ। यानी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब उस होमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड है तो उस ब्लड के साथ क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि उस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट रहता है। और जब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन के साथ साथ CO2 पाया जाता है।
तो उसको कहते हैं, उस हीमोग्लोबिन को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये था आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। शायद यहाँ पे आपको समझ में आ गई हो, नहीं हो तो फिर से आप इसका वीडियो आप देख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं इसका अगला स्लाइड। चलिए भाई मिटा लिया जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। अभी आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा कि कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में मूवमेंट करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से प्रश्न आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो सेल टू लंग्स, और फिर लंग्स उससे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और एक्सहेलेशन के द्वारा हम लोग उसको बाहर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इस रिस्पायरेशन का टाइप। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 3 भागों में बांटे थे, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और तीसरा देखे थे लैक, इनलैक, मतलब कमी होने के कारण। तो आप बताते जाइए एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होगा, बोलिए समय। चलिए कुछ लोग सही बता रहे होंगे। कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है। एनएरोबिक कहाँ होगा, ईस्ट। लैक कहाँ होगा, कहाँ लैक हो रहा था, मसल्स में ना, मांसपेशियां में। क्रिकेटर जो खेल रहे थे, अचानक उनके ऑक्सीजन के कमी हो गई थी। क्लियर। तो देखिए अब ये तीनों में होता क्या है, सो बेसिकली हम लोग देखेंगे। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कर ऑक्सीजन, है ना, इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। देखिए क्या हो रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन में। अब तो कंफर्म हो गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। क्या होगा भाई बताइए, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, C6H12O6 ऑक्सीजन तो इसको मिलना नहीं है, तो क्या बनाता था, याद कीजिए, इथानोल और एनर्जी। और साथ साथ CO2 तो रहेगा ही रहेगा। जब लैक ऑफ रहेगा तब क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही तो डिकम्पोज करना है या ऑक्सीजनेशन होना है। इसमें ऑक्सीजन कम हो गया, O2 था लेकिन अचानक कमी हो गया, तो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड, और इसके साथ साथ एनर्जी आपको प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस जहां से क्वेश्चंस आएंगे।
कहेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आप एनर्जी देख रहे हो ना, चाहे किसी भी हो, किसी भी टाइप में हो, ये एनर्जी किस फॉर्म में एक्चुअली स्टोर हो जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन हुआ, रिस्पिरेशन हो गया ग्लूकोज का, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रहता है बताइए, किस फॉर्म में रहता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी, चाहे किसी भी टाइप हो। ये किस फॉर्म में रहता है? एटीपी के फॉर्म में। यहाँ भी आपका एटीपी फॉर्म में। तो क्वेश्चन आता है कि एक मोलिक्यूल यदि जो ग्लूकोज का डिकम्पोज होता है या फिर रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट लेता है तो 38 एटीपी इवॉल्व होता है, और ये दो कंडीशन में 2-2 एटीपी, ये याद रखिएगा। एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म शायद याद हो, एटीपी का याद होगा ही, नहीं तो लिख लीजिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। तो ये कंडीशंस है आपका एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये रिस्पिरेशन समाप्त होता है। एक चीज़ आप देख सकते हैं, इसमें डाल देते हैं। आप यहाँ ग्लूकोज ले रहे हैं हम लोग। एक ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का बना हुआ। और इस 6 कार्बन को अलग अलग स्टेप में जब तोड़ा जाता है तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है पहले कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट में, चाहे कोई भी रिस्पिरेशन हो। पहले क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में। तो ये 3 कार्बन का मोलिक्यूल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यदि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल रिस्पिरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है तो 2 पाइरूवेट मोलिक्यूल बनाएगा, तब 2 3 6। और ए पाइरूवेट फिर आपका अलग अलग बनेगा। अलग अलग बनने का कहने का मतलब क्या? यदि एरोबिक है तो CO2 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। जब एनएरोबिक है तो इसमें किस रूप में निकलेगा? इथानोल के फॉर्म में। और लैक में होगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। इसमें भी CO2 तो रहेगा ही, वो अंडरस्टूड है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का रिस्पिरेशन। हाँ, यदि आप लोगों में से कोई इसका पहले का न्यूट्रिशन का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जा कर के आप न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं। आशा है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्नर्स हैं, अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं, वो इसका सहयोग, इसका हमारा वीडियो का सहयोग लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएंगे और आने वाले एग्जामिनेशंस में उनको हेल्प करेगा। थैंक यू।